कुछ 2-4-8 दिन से सोशल मीडिया के ज़रिए और प्रिंट मीडिया के ज़रिए ये बात की इत्तलात मिल रही थी कि ख्वाजा बिलाल अहमद को गोशा महल की सीट ना मिलने की बुनियाद पर ख्वाजा बिलाल अहमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दस्तबरदारी की जो है गौर व फिक्र में है। इस बात की इत्तलात सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी। मैं आज इसकी वजाहत करने के लिए आपके दरमियान में आया हूँ। मैं सबसे पहले गोशा महल की टिकट का दावेदार यकीनन था, और आज मैं जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दस्तबरदारी इख्तियार कर रहा हूँ तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्यों सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों नहीं गोशा महल से अपना उम्मीदवार खड़ा करते। अब इसके ऊपर ये एक ऐसी टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता, बहुत कुछ सुना जा सकता, और हर एक की अपनी अपनी एक अलग अलग थॉट है। लेकिन मैं आज इस बात को यहाँ पर क्लियर कभी करना चाहता हूँ कि गोशा महल के अंदर, गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर टोटल वहाँ पर मुसलमानों की तादाद 79,000 यानी करीब 80,000 की लिस्ट अक्टूबर के महीने में जारी की गई थी। अभी फाइनल लिस्ट इलेक्शन से 2-8 दिन पे 10 दिन पहले कुछ जो है आएगी, जिसके अंदर कुछ बढ़ेंगे या फिर कुछ कम होंगे। तो चलिए मान के चलते हैं कि 80,000 मुसलमानों की तादाद, हम इसको मान के चलते हैं 80,000 की तादाद वाला वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। दूसरी बात मैं यहाँ पर यह भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अगर हम माजी में हमारे इंतखाबात को अगर देखेंगे तो मलकपेट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला जो पहली मरतबा 2009 में वहाँ से कामयाब हुए थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो 30,000 वोट लेके कामयाब हुए थे। बाइकल्ला से वारिस पठान जो पहली मरतबा 2014 के इंतखाबात में कामयाब हुए थे, 25,000 वोट लेके MLA बन गए थे। बलाला साहब मैं समझता हूँ 30,800 कुछ वोट थे, वो लेके जो है वो MLA बन गए थे। जो कॉन्स्टिट्यूंसी में 80,000 मुसलमान हमारे हैं, उस 80,000 मुसलमानों की कॉन्स्टिट्यूंसी में हम अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करते। यहाँ पर मैं पूछना ये चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जुबली हिल्स से भी जो है अपना एक उम्मीदवार खड़ा करी है, राजेंद्र नगर से भी एक अपना उम्मीदवार खड़ा करी है। क्या हैदराबाद के मुसलमानों को इस बार ये बात को समझना ज़रूरी है कि हमको अजहरुद्दीन को हराना ज़रूरी है या राजा सिंह मलून को हराना ज़रूरी है? इस बात का जवाब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जवाब आपको यकीनन मिलेगा हिकमत अमली। समझो कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिकमत अमली के नाम पे मुसलमानों के जज्बात से जो है हमेशा खेला जाता है। जहाँ पर 2009 का जो स्टाइल था मलकपेट पे, जिस अंदाज में मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कब्जा गाड़ा, अपनी हुकूमत वहाँ पर जो कायम की, जो अब तक भी कंटिन्यू चल रही है, क्या हम उस अंदाज में गोशा महल नहीं लड़ सकते थे? इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, कोई भी इसका जवाब नहीं देगा। वो मलून दिन बर दिन सरकार की शान में गुस्ताखी करता है, हम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाले बयानात देता है, और मेरी जमात कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ऐसा कोई प्लान, ऐसा कोई मंसूबा नहीं है कि उस मलून को हराया जाए। क्योंकि ये तमाम लोग जानते हैं कि मैं कांग्रेस से जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दोबारा शमूलियत इख्तियार किया था, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात को हमको कहा था कि आइए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। शायद लोगों को याद नहीं है, लेकिन हैदराबाद के लोगों का हाफिज़ा भी बड़ा कमज़ोर होता है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े पैमाने पर म्युनिसिपल इलेक्शंस के अंदर जो है वो काम कर रही थी, जिसके नतायज भी आपके सामने हैं। उनके पास 40 से ज़्यादा कॉरपोरेटर्स उनके कामयाब हुए। उस वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए अज़ाइम को रोकने के लिए हमने यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप बिहार जाकर वहाँ पर 100 सीटें लड़ाते हैं, जहाँ पर आपकी कोई शाख नहीं है। गोशा महल में आपके 2 कॉरपोरेटर, जहाँ पर आपकी कोई शाख नहीं है। उत्तर प्रदेश जाके आप वहाँ पर 100 से ज़्यादा सीटें लड़ाते हैं। गोशा महल हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जहाँ के MP खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब है, और जो हर इंतखाबात में जब जब इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के जब भी इलेक्शन होते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ से
30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार वोट जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ से हासिल करते हैं। क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ पर 40 हज़ार वोट हासिल करती है, जहाँ पर उनके 2 कॉरपोरेटर मौजूद है, जहाँ पर उनके इफ्तदाई के सदर मोहतमदीन मौजूद है, जहाँ पर उनकी एक बड़ी तादाद में जहाँ पर जो है उनके एक 80 हज़ार से ज़्यादा मुसलमान वोटर्स जहाँ पर मौजूद है, क्या मुसलमान वहाँ पर अपना कैंडिडेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं खड़ाती? इसका जवाब आपको दूसरी जानिब से ये मिलेगा, ये कहेंगे कि नहीं, हिकमत अमली समझो, हम टीआरएस या कांग्रेस की ताईद में अपने कैंडिडेट का ऐलान करते हैं। हमने माजी में भी देख लिया कि आपने इससे पहले मुकेश गौड़ की ताईद की, वो भी हार गया। इससे पहले आपने टीआरएस की ताईद की, वो भी हार गया। इस मरतबा बीआरएस की ताईद करेंगे, वो भी हारेगा। आपके पास कोई मंसूबा नहीं है। क्यों? ऐसी क्या बात है जो राजा सिंह को जो है आप इतनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं कि उसको आप बार बार कामयाब कराना चाहते हैं? अब मैं वाज़े तौर पे कह दूं, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में आप देख लीजिए, उस मलून को भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया जाएगा पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए हैदराबाद के। जैसे ही वो कैंडिडेट बनेगा, ये तमाम जितने शिकायतें हैं आपके मेरे जैसे लोगों को, जितने भी लोगों को जो है नाराज़गियाँ हैं, ये तमाम नाराज़गियों को बुलाया जाएगा और फौरी इस मलून को लाके आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा। हैदराबाद के मुसलमान जज्बाती नारे लगाते हुए निकलेंगे अपने मकानों से, भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कर दी। इस वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा एक ऐसे फ़िरका परस्त चेहरे को हैदराबाद के अंदर सियासी तौर पर जिंदा रखती है। आप अगर उसकी तारीख देखेंगे तो वो बदमबाल रेड्डी की शक्ल में कभी जिंदा रहा, कभी आले नरेंद्र की शक्ल में जिंदा रहा, कभी इस मलून की शक्ल में जिंदा रहा, कभी बंडारू दत्तात्रेय की शक्ल में जिंदा रहा, कभी किशन रेड्डी की शक्ल में जिंदा रहा। तो ये हमेशा इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अपने फ़िरका परस्त चेहरे को जिंदा रखती है। अरे हमने बाइकल्ला के अंदर, महाराष्ट्र के जब इलेक्शन हुए, बाइकल्ला के अंदर 25,000 वोट लेके हैदराबाद, 25,000 वोट लेके बाइकल्ला से वारिस पठान वहाँ से जो है एमएलए मुंतखब हो गया। मलकपेट को जब आप देखेंगे, मलकपेट के अंदर 30,000 वोट लेके अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला पहली मरतबा एमएलए बन गए। जाहिर सी बात है, बनने के बाद अपनी कारकर्दगी करेंगे, वहाँ पर मुसलमानों के वोटों की तादाद बढ़ाने का काम करेंगे। अरे हम लड़ेंगे ही नहीं तो हम जीतेंगे कैसे? फिर वो काशीराम का नारा कहाँ गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, पहली बार लड़ेंगे, दूसरी बार हराएंगे, तीसरी बार जीतेंगे? वो नारा क्या सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए है? क्या वो नारा इनके लिए, गोशा महल के लिए नहीं बनता? ये बातें समझ के बाहर है। जब हम ऐसी सवाल करते हैं तो फौरी अब आगे मुनाफिकत का नारा लग जाता, फौरन आगे लोग कहते हैं कि भाग गया, आप जमात छोड़ दिया, टिकट नहीं मिली। अरे मेरे को टिकट मिलो ना मिलो, अगर टिकट की मुझे ख्वाहिश होती तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से याखुतपुरा पूछता। अगर मेरे को एमएलए बनने की ख्वाहिश होती तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से चंद्रान गुट्टा पूछता। अगर मुझे एमएलए बनने की ख्वाहिश होती तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन से चार मीनार पूछता। मैं क्यों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैंने क्यों गोशा महल पूछा? मैंने उनसे गोशा महल इसलिए पूछा कि उस मलून को उसकी भाषा में, उसकी ज़बान में जिस तरीके से वो हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचाता है। सियासी जमहूरियत है, जमहूरियत में हमको मौका मिलता है, मौके के तहत हम जाके उसको उसकी भाषा में ज़बान देते और मुसलमानों के इत्तेहाद का मुजाहरा करके हम उसको बता के आते। लेकिन नहीं, उसको सियासी तौर पे ज़िंदा रखना है, इस वास्ते वहाँ पर उसको कामयाब होने के लिए फ्री वक्त दिया जाता है। 3 इलेक्शन में उसको फ्री वक्त दिया था। आप सवाल करिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास कि क्या मनसूबा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास राजा सिंह को जो है गोशा महल से रोकने के लिए? कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको उसका। अरे ठीक है, आपको अगर ख्वाजा बिलाल का चेहरा पसंद नहीं है, आपको ख्वाजा बिलाल का अगर जो है ज़ुबान पसंद नहीं है, माजी में ख्वाजा बिलाल ने बहुत सारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ बयानात दिए हैं, अगर इस बुनियाद पे ख्वाजा बिलाल आपको पसंद नहीं है तो आपके पास जो पसंदीदा चेहरे बहुत से हैं जिनके चेहरों को देख के आप मुस्कुराते हैं, उसमें से कोई एक चेहरे को लेके आके गोशा महल दे देना था। वो मुसलमान को खड़ा करना था वहाँ पर, आप मुसलमान को वहाँ पे खड़ा करके आप उसकी तायीद करना था। बीआरएस के जो आपके जो ताल्लुकात है, उस ताल्लुकात की बुनियाद पे बीआरएस से आप एक अच्छे से हिंदू कैंडिडेट को लाना था और उसको बोलना था कि तुम मुस्लिम बस्तियों में इंटर मत हो, हिंदू बस्तियों में जाओ, काम करो, उनके वोटों को आप पोलराइज कराना था, जैसा आप करते हैं, जैसा आप फिरोज खान के लिए करते हैं, जैसा नामपल्ली के लिए आप करते हैं, जैसा मलकपेट के लिए आप करते हैं, जैसे याकुतपुरे के अंदर हिंदू वोटों को बाइफिकेट करने के लिए आप काम करते हैं, वैसे ही लेके जाके राजा सिंह के खिलाफ में आप टीआरएस से एक हिंदू कैंडिडेट को वहां पर डलाना था और केटीआर जो आपके मामू भांजे जो भी है, आप उनके जरिए उसको इंस्ट्रक्शंस पास करना था कि मुस्लिम बस्तियों में काम नहीं करना, मुसलमानों की 80% है, तुम जाओ हिंदू बस्तियों में काम करो। असदुद्दीन ओवैसी साहब निकल के अगर गोशा महल में मुसलमान बस्तियों में 80,000 वोटरों के दरमियान में अगर फिर के असदुद्दीन ओवैसी साहब पैदल दौरे कर करके अगर मुसलमानों को वहां पे जो है बेदार करते,
80,000 में अगर 55,000 भी मुसलमान अगर निकल के अगर मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दे दिया तो मैं ये सवाल हैदराबाद की आवाम के लिए छोड़ता हूं, क्या ये मलून हारता नहीं सकता था? अरे जाती पैसा हम लगा देते, लोगों से चंदा मंग के लेके जाके गोशा महल लड़ा देते अगर आप किसी मुसलमान को देते। मैं अपनी जात के तौर पे, अल्लाह के फजलो करम से चंदे की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जात से 2, 4, 8 करोड़ लगाता, गोशा महल उसके वो मलून के खिलाफ में इलेक्शन लड़ता और ये बताता कि उसको मुसलमानों का इत्तेहाद ये होता है। लेकिन इसका कोई प्लान नहीं है आपके पास। अब उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको लोकसभा में लाने की तैयारी है, इस वजह से उसको वहां पे फ्री वक्त दिया जा रहा है। और ऐसी जमात के साथ रहना मैं नहीं समझता मेरे लिए जो है काबिल फख्र हो। इसलिए इस बुनियाद पर मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ने का ऐलान करता हूं। आगे मैं क्या करूंगा, किसके साथ जाऊंगा भी या नहीं जाऊंगा, या सियासत में रहूंगा या नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा, इसका ऐलान मैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए मैं हमारे लोगों तक पहुंचाते रहूंगा। लेकिन ये बात बिल्कुल हैदराबाद के मेरे जैसे मुसलमान के लिए नाकाबिल कबूल है कि क्यों नहीं हम गोशा महल में, जहां पर 80,000 मुसलमान हमारे हैं, क्यों नहीं हम वहां से मुसलमान के कैंडिडेट को खड़ा करते हैं? क्यों नहीं हम बीआरएस का इस्तेमाल करके, टीआरएस का इस्तेमाल करके हम क्यों नहीं वहां पर जो है हिंदू वोटों के अंदर जो है हम बाइफिकेट करने का काम करते और मुसलमानों में इत्तेहाद का नारा लगा के हम मुसलमानों को घरों से निकालते और इस मलून के खिलाफ मुसलमान एक तौर पर, मैं समझता हूं अगर हम मुसलमानों के अंदर अगर निकल के अगर जो है हम पैदल दौरे करते, उनके छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग करते, तो घरों से चुमटियों की तरह मुसलमान निकल कर जो है पोलिंग के दिन अपने वोटों का मुजाहरा करते और ये मलून हारता। आप देखिए कोई पॉलिसी नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास। एक पॉलिसी बता दीजिए कि राजा सिंह को, मलून को हराने की एक पॉलिसी बता दीजिए। नहीं, उसको सियासी तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं। और ऐसी जमात जो इस गुस्ताख रसूल को जिंदा रखना चाहते हैं, बखुदा ऐसी जमात के साथ मैं रहना मुनासिब नहीं समझता हूं। इसलिए आज मैं कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपना दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं। शुक्रिया बहुत बहुत।